हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? यदि आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अपने माता पिता बेहतर सपोर्ट से अच्छा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 विज्ञान। और कक्षा 10 के विज्ञान में आपका चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो दोस्तों, इस चैप्टर की मैं आपको 2 वीडियो अपलोड करा चुका हूँ, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके जो नियम है, उससे संबंधित छोटी छोटी जो डिफिनीशन है वो दे चुका हूँ। दूसरी वीडियो में हमने आपको ये बताया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, और 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। दोनों के बारे में अच्छे से बताया। नहीं, अगर आपने वीडियो देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, उससे आगे की बात करेंगे गोलीय दर्पण। ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा, लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आपका अच्छे से बेहतर से सपोर्ट कर पाएंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या दी? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, गोलीय जो दर्पण होता है वो कांच का खोखला गोला होता है। इस प्रकार से ये मान लो कांच का खोखला गोला है, ठीक। खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, इसको काट दिया, ठीक। इसके एक तल पर पारे की कलई की जाती है तथा लाल ऑक्साइड का पेंट। ये देखिए गोले, कांच का खोखला गोला है, इसके एक सिरे पर, या इस वाले सिरे पर, ये इस वाले पर, मैंने दोनों पार करके दिखाया है, ठीक है। एक तरफ कलई की जाती है और कलई करके उस पर रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, लाल ऑक्साइड का, रेड ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, ठीक। रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, ठीक। इसके दूसरा तल, इसका दूसरा तल जो है वो परावर्तक तल होता है। यदि आपने कलई इस तरफ की है तो परावर्तक तल इधर हुआ होगा, यदि आपने कलई इस तरफ की है तो इसका परावर्तक तल ये होगा। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने लिख भी दिया। ये ऊपर वाला जो भाग है उभरा उभरा दिख रहा है, उठा हुआ दिख रहा है, वही परावर्तक तल है, यहीं से परावर्तन होता है, ठीक है। और इसमें कलई तो बाहर की तरफ है, उभरे हुए तल से क्या है, कलई है, और धंसा हुआ तल क्या है, परावर्तक तल है। ये अंदर वाला जो है वो परावर्तक तल है। बात समझ में आई? गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ठीक। और इसका जो है ये कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, और दूसरी ओर इसका जो होता है परावर्तक तल होता है। बात समझ में आई? गोलीय दर्पण स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, अच्छे से लिख लीजिए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दर्पण लिखने भूल गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण है अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बात करेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण क्या होता है, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। हमने भी आपको बताया ये कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, गोला कटा हुआ है। इसका जो ऊपरी वाला भाग है, इसमें ये ऊपरी वाला उभरा हुआ भाग है, इस पर कलई की गई है और रेड ऑक्साइड का पेंट है। तो इसके अंदर वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, परावर्तक तल। और आपको पता है, मैंने परावर्तन में बताया है कि जहाँ परावर्तन होता है वो परावर्तक तल पर होता है, चिकना चिकना तल होता है, परावर्तक तल पर होता है। तो यहाँ से परावर्तन दबे हुए तल से होगा या नहीं होगा? होगा। या धसे हुए तल बोलो या दबा हुआ तल बोलो। तो इसमें जो है परावर्तक तल, परावर्तन किस तरफ से होगा, धसे हुए तरफ से, जिधर दर्पण जो है धसा हुआ है। और इसमें किधर से होगा, इसमें तो इधर से होगा, क्योंकि इसके अंदर साइड कलई की गई है, पारे की कलई की गई है, इसलिए। तो इसका जो परावर्तन होगा वो इस तरह से होगा, ऊपर की ओर उभरे हुए तल से होगा। देखिए दोनों बात समझते हैं। अवतल दर्पण का मतलब है वह दर्पण है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल, दबे हुए तल, ये दबा हुआ तल है या धसा हुआ तल बोलो, इसे दबा हुआ तल बोलो या धसा हुआ। तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल या धसे हुए तल से
होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो जिसमें परावर्तन किस तरह से हो, धसे हुए तल से हो या दबे हुए तल से हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। आप अवतल दर्पण को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है या धसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई? तो मैंने आपको दोनों प्रकार से परिभाषा बता दी, जो आपको अच्छी लगे वो लिख लीजिए, ठीक है। तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए धसे हुए तल से होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ ये वाला कौन सा दर्पण होगा? ये वाला होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। क्यों होगा अवतल दर्पण? क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो धसा हुआ है, या आप कह सकते हो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल है वो, उसमें परावर्तन होगा किसमें? दबे हुए तल से। जिस दर्पण में दबे हुए तल से या धसे हुए तल से परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कह सकते हैं। अपने मन से डिफिनेशन बनाइए, कोई किताबी ज्ञान नहीं चलेगा। सबसे अच्छा नोट्स होता है अपने हाथों का नोट्स। अपने दिमाग में जो बातें चल रही हों वो उसी प्रकार से लिखें, तो इसकी तो निरी परिभाषा बन जाएंगी आप अगर समझ पाएंगे तो। दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखिए वो क्या होता है? उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। किसमें? उभरे हुए तल। जिस दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल या उठे हुए तल, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल या धसे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंदर साइड तो परावर्तक वो है, सॉरी कलई की गई है अंदर साइड। ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये क्या है? इसमें कलई की गई है, पारे की कलई की गई है, पॉलिश की गई है और रेड ऑक्साइड का पेंट भी है। तो इसका ये वाला जो तल है ये उभरा हुआ तल, ये उभरा हुआ तल तो है ही, या उठा हुआ तल। तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से हो या उठे हुए तल से हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या आप ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आई होप समझ पाए होंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण ये होगा और अवतल दर्पण ये होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा? ऊपरी साइड पर क्या होगी? कलई होगी और उसका जो परावर्तन पृष्ठ है वो धसा हुआ होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? धसे हुए तल में क्या होगी? कलई होगी, पारे की कलई। और उठे हुए तल से क्या होगा? उठे हुए तल से क्या होगा? परावर्तन होगा। बात समझ में आ रही? चलिए, दोनों दर्पण आप समझ गए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अब देखिए बात करेंगे इसके आगे गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं या डिफिनीशन है जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनको बताते हैं। पहली परिभाषा देखिए, पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है समझते हैं अच्छे से, इसे सी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। देखिए उस गोले का केंद्र, किस गोले का? जिसका कि एक दर्पण भाग है। ये दर्पण है दो, एक अवतल दर्पण है एक उत्तल दर्पण है। अगर हम इसे रफ कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा गोला बनाया आपको समझाने के लिए कि आप बेटर समझ सकते हैं। तो देखिए उस गोले के केंद्र को, जिसका कि एक दर्पण भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है या कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। नहीं समझ में? समझो, उस गोले के केंद्र, ये मान लो कोई गोला है, गोलीय दर्पण, इसी का जो केंद्र है ये वाला केंद्र, और इसी को हमने काटा, एक दर्पण निकाल लिया। जिसे इधर साइड का निकालेंगे तो उत्तल हो जाएगा, उधर साइड का निकालेंगे तो अवतल हो जाएगा। तो उस गोले का केंद्र, जिसका कि एक दर्पण भाग है, ठीक है, दर्पण भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से लिखते हैं। ये देखिए इसका मेन पॉइंट, सेंटर, केंद्र बिंदु है, यही तो है इसका केंद्र, इसी को कहेंगे वक्रता केंद्र। इसमें लिखा है कि अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है। ये वक्रता केंद्र जो है, परावर्तक तल यही तो है अंदर साइड, अवतल दर्पण यही है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र किस तरफ होता है?
परावर्तक तल की ओर होता है। ये परावर्तक तल है तो ये वक्रता केंद्र है। इसके देखिए ठीक ये गोलीय दर्पण है, इसे रफ करते हैं तो गोलीय दर्पण है, इसके ठीक मध्य बिंदु को, केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है। देखिए ये परावर्तक तल है लेकिन इसके दूसरी ओर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ये परावर्तक तल है, ये वक्रता केंद्र है। बात समझ में आई। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, आगे लिख लीजिए। तो पहली परिभाषा आपको समझ में आई, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उस गोले का केंद्र जिसका कि एक दर्पण भाग है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस, सॉरी सेंटर ऑफ रेडियस। सेंटर ऑफ रेडियस किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? बात समझिए। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या, त्रिज्या आपने पढ़ा है, मैथ में पढ़े होंगे कि केंद्र से लेकर और ये वाला ये P बिंदु है, इसकी जो बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आप डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हो कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। बात समझ में आई। यहाँ सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। बात समझो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वक्रता त्रिज्या हो गई। अगला है ध्रुव, पोल। पोल किसे कहते हैं? ये दर्पण है और दर्पण के व्यास के मध्य बिंदु को, सॉरी दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, यहाँ से लेके यहीं तक तो परावर्तक तल है। इस दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक तल है और इसका मध्य बिंदु क्या है? ये, इसका मध्य बिंदु क्या है? ये। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से लिखते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या चीज है? दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है, और इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। बात समझ में आई। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आई। आगे की बात करेंगे, वीडियो में बने रहें और पूरा देखें। अगर वीडियो पूरे देखेंगे तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करेंगे। आगे क्या लिखा है? देखिए आगे आपकी परिभाषा है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या चीज होता है? देखिए दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये दर्पण का जो परावर्तक तल है, ये वाला जो परावर्तक तल है, इसी का जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही कहलाता है दर्पण का द्वारक, जिसे M1 M2 से दर्शाते हैं। ये M1 M2 क्या चीज़ है? ये दर्पण का द्वारक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आए? M1 M2 क्या चीज़ होते हैं? दर्पण के द्वारक। आगे की जो डिफिनीशन है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होती है? दर्पण के समान, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष होती है उसके समांतर। समांतर का मतलब होता है कि मुख्य अक्ष इस प्रकार है तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो भी इसी प्रकार से चल रही हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए लिखा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपको पता ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो कोई दर्पण है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, जैसे मुख्य अक्ष है वैसे ही प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये आपको पता है ये परावर्तक तल है, यहाँ से क्या हो जाएगा? परावर्तन। मैंने आपको परावर्तन तो पढ़ाया है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होके पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल रही हैं और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। ध्यान रखना, जहाँ पर वास्तव में मिलती हैं वो अवतल दर्पण होता है और जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं वो उत्तल दर्पण होता है। इसलिए अवतल दर्पण में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं,
और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए ये दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की ये मुख्य अक्ष जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर परावर्तन हो जाती हैं, और परावर्तन होने के बाद इन दोनों को जबरदस्ती मिलाया जाए तो मिलाने पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अपने आप से परिभाषा बना सकते हो। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस में क्या है कि किरणें मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बात समझ में आई। अब बात करेंगे फोकस दूरी क्या चीज़ होती है। फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है P, ये ध्रुव है P, दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस मुख्य फोकस तक की दूरी है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है। तो दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से तथा मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आगे फोकस तल, वह तल जो मुख्य से, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है। मुख्य फोकस से होकर ये वाला जो तल है ये वाला जाता है, और जो मुख्य अक्ष के लंबरूप होता है, लंब रूप होता है, उसे कहते हैं फोकस तल। बात समझ में। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है उसे फोकस तल कहते हैं। बात समझ में आई। अगला टॉपिक है इस वीडियो का लास्ट। ठीक, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है आपको। यहाँ पर दो फार्मूले मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लगाने में काम आएंगे। पहला तो F बराबर R/2 और दूसरा है R बराबर 2F। क्या मतलब होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जितनी वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है फोकस। ठीक, अगर बात करें वक्रता त्रिज्या तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यहाँ पर ये दूरी के दुगनी होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। बात समझ में आई। ये आपको दोनों फार्मूले याद होना चाहिए, F बराबर R/2 और R बराबर 2F। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों को शेयर जरूर करें। उनसे कहें कि यहाँ पर HR स्टडी सेंटर में हसनैन सर के द्वारा इंग्लिश की वीडियो आपको स्पोकन कराया जा रहा है और मेरे द्वारा आपको क्लास 10th की विज्ञान पढ़ाई जा रही है। आप अगर कमेंट करेंगे कि तो कक्षा 12 यानी कि 12 में 12th क्लास की जो साइंस है वो भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए